सपनों के से दिन। दोस्तों, नाम सुनकर ही आपको लगता है ना कि इसमें बचपन की बातें कुछ होगी। हाँ, ऐसा ही है। ये पाठ है पंजाबी भाषा के साहित्यकार और ज्ञानपीठ विजेता गुरदयाल सिंह का। ये पाठ उनकी आत्मकथा से लिया गया है। उन्होंने इस पाठ में अपने बचपन की शरारतों और स्कूल की पढ़ाई के दिनों को याद किया। दोस्तों, बचपन के दिनों को तो याद करना कितना अच्छा लगता है और बचपन के दिन स्वर्ग के समान होते हैं। उसमें शरारतें करना और सबसे अच्छा लगता है दोस्तों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना। कितना अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा ना। तो देखें लेखक क्या कहते हैं। बचपन में साथ साथ खेलने वाले सभी बच्चे एक जैसे ही लगते हैं। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। खेलते खेलते गिरते पड़ते कुर्ते फट जाते हैं और पांव पिंडलियां छिल जाती हैं और लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथ पथ घुटने लेकर जब घर जाते हैं ना, तब लेखक कहते हैं कि माँ या बड़ी बहनें होती हैं, वो उन पर तरस खाने के बदले उसकी पिटाई करती हैं, 2 थप्पड़ और लगाती है। और किसी के बाप तो बड़े गुस्सैल होते हैं, पीटने लगते हैं और पीटते पीटते उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि बच्चे के नाक से या मुंह से लहू बहने लगा, खून बहने लगा और उसको कहाँ कहाँ चोट लगी है। लेकिन इतनी पिटाई करने के बावजूद भी दूसरे ही दिन बच्चे खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे अगले दिन की पिटाई, मार पिटाई सब भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं तो जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग में गया ना, तब बाल मनोविज्ञान पढ़ा, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी, तब मुझे ये समझ में आया कि बच्चों को खेलना इतना अच्छा ही क्यों लगता है। और स्वाभाविक बात है दोस्तों, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, पढ़ना कम और खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आपको भी ऐसा ही लगता होगा ना। लेखक को भी शिक्षा बचपन में अच्छी नहीं लगती थी। आपको क्या अच्छी लगती है? लगती ही होगी, लेकिन खेल कूद से ज्यादा अच्छी नहीं लगती होगी, ये तो मैं जानता हूं। लेखक जिन लड़कों के साथ खेलते थे उनमें से कोई हरियाणा का था तो कोई राजस्थान का था। एक दूसरे की भाषा में कोई रुकावट नहीं आती थी, क्योंकि बचपना है, उसमें लोग संकेत से काम चला लेते। एक दूसरे की भाषा का कोई महत्व वहां नहीं रहता। लोग हिलते मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे की आदतों से काम चल जाता है। उनमें से कितने सारे तो ऐसे थे कि स्कूल जाते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पढ़ाई में कभी रुचि थी ही नहीं। और कभी कभी तो क्या होता था कि पढ़ाई में अरुचि के कारण अपना बस्ता तालाब में फेंक देते थे, फिर स्कूल कभी गए ही नहीं। और स्कूल नहीं गए, अब देखिए आप स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आपके मम्मी पापा कान खींचकर आपको स्कूल ले जाएंगे, भेजेंगे, जबरदस्ती भेजेंगे। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, तब ऐसा नहीं था। तब कौन पढ़ना चाहता था और कौन पढ़ाना भी चाहता था। यहाँ तक कि परचूनिये या आढ़तिये, मतलब बनिया होता है, किराने की दुकान वाला होता है, व्यापारी होता है, वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते हैं कि मास्टर जी, हमें क्या अपने बच्चों को तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वा कर दुकान पर बहिया लिखने लगा देंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनिमी का सभी काम सिखा देंगे। दोस्तों, यहाँ पहाड़े सीखने की बात है, मुनिमी सीखने की बात है। और इसी कारण अधिकतर बच्चे विद्यालय जाते ही नहीं थे, और जो जाते भी थे वे बड़े बेमन से स्कूल जाते थे। अब कक्षा में बैठना उन विद्यार्थियों को जेल जैसा लगता था। लेखक को भी ऐसा ही लगता था। आपको लगता है क्या? लेखक को स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो गुलाब और गेंदा और मोतियों की दूध सी सफेद कलियां बहुत ही अच्छी लगती थी। कभी चंदू चपड़ासी से आंख बचा बचा कर वे फूल तोड़ लिया करते थे। लेखक का स्कूल अंग्रेजी के एच आकार का था। दोस्तों, यहाँ आप पाठ पढ़ते पढ़ते अपने स्कूल के बारे में, अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में, अपने स्कूल की शरारतों के बारे में, अपने स्कूल के अध्यापकों के बारे में भी सोच सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना तब का माहौल क्या था और आज का माहौल क्या था। लेखक
अपने ग्रीष्मावकाश और गृह कार्य की बात करते हैं। अब देखिए, आजकल वेकेशन होमवर्क मिलता है, समर वेकेशन होमवर्क मिलता है, ठीक है। तो तब भी मिलता था, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आप मुंह बिगाड़ते हैं क्यों वेकेशन में होमवर्क देते हैं, ये अच्छा नहीं लगता, वेकेशन में भी हमें होमवर्क करना है, खेलने दो ना, या कहीं जाने दो ना, एंजॉय करने दो। लेकिन तब भी एंजॉय भी करते थे, होमवर्क भी दिया जाता था। लेकिन लेखक क्या कहते हैं, देखे जरा, जब 1.5-2 महीने के लिए ग्रीष्मावकाश होता, तब खेल कूद में वक्त कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। लेखक उन दिनों माँ के साथ ननिहाल जाया करते थे, मतलब नानी के घर, मामा के घर जाया करते थे। वहाँ दूध मलाई के साथ ढेर सारा प्यार मिलता था। वहाँ जाकर तालाब में दोपहर तक डुबकियां लगाते। जिस साल ननिहाल न जाते, उस साल वे अपने घर से थोड़ा दूर तालाब पर चले जाते, खुद हाथ पैर मारकर कुशल तैराक बन जाना और रेती पर चढ़कर नीचे फिसलना, और न जाने कितनी कितनी शरारतें किया करते। और वे तालाब से गीले बदन से निकलते और रेत में लौटते। तो रेत में लौटते तो क्या होता, फिर से धूल वाले हो जाते, फिर से डुबकी लगाते, फिर से रेत में लौटते, फिर से डुबकी लगाते। ऐसा तो वे 15-20 बार करते, और ऐसे में ही दोपहर हो जाती। जो कोई लड़का कभी गहरे पानी में फंस जाता, तो उसे सलाह दी जाती थी कि भैंस की पूंछ पकड़ लो या तो उसकी सींग पकड़ लो और बाहर आ जाओ। और इसी प्रकार शरारतें होती थी लेखक के जीवन में। लेखक विद्यालय की ओर से जो ग्रीष्माकालीन कार्य मिलता था, मतलब समर वेकेशन का होमवर्क मिलता था, तो वहाँ क्या मिलता था कि हिसाब के मास्टर, मतलब मैथ्स के टीचर, करीब करीब 200 सवाल दे देते। ठीक है, मैथ्स के टीचर करीब करीब 200 सवाल दे देते, मतलब 200 सम दे देते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में तो काम पूरा हो जाएगा। वेकेशन मान लीजिए 1 महीने का, 1.25 महीने का, 1.5 महीने का होता है, तो 20 दिन के लास्ट वाले, आखिरी वाले 20 दिन में काम कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो क्या होता, 2-4 दिन और निकल जाते। अब एक एक दिन गिनने लगते हैं तो 10 दिन तो खेलकूद में और बीत जाते हैं, और स्कूल की पिटाई का डर बढ़ने लगता। देखिए, तब तो स्कूल की पिटाई का डर बहुत था। ठीक है, मास्टर जी हाथ में बेंत लेकर खड़े रहते थे। क्यों नहीं किया, बड़ी बड़ी आंखों से डर लगता था, हाथ की बेंत से डर लगता था उनकी। परंतु डर भुलाने के लिए क्या सोचते कि रोज 10 सवाल के बदले 15 सवाल कर लेंगे, जल्दी से पूरा हो जाएगा, पहले खेल लेते हैं, बाद में करेंगे होमवर्क। लेखक इसी प्रकार सोचते, तो दिन बीत जाते। अब तो कुछ ही दिन बचे, 1 हफ्ता ही बचा। अब 1 हफ्ते में 200 सवाल करना बहुत मुश्किल बात है। अरे रे, अब कैसे करेंगे। तो लेखक और सब साथी उनके क्या सोचने लगते हैं कि अब करेंगे तो क्या करेंगे, मास्टर जी मारेंगे। अब इतना 200 सवाल में मगजमारी करें, अब इतनी चिंता करें, इससे तो अच्छा है मास्टर जी की मार अच्छी है। उसको सस्ता सौदा समझते थे, और वे सब जो बहादुर बच्चे माने जाते थे, उसकी तरफ लेखक भी कल्पना करने लगते कि हम भी इसी प्रकार सोचते हैं। अब लेखक की क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था ओमा। अब ओमा सबका नेता हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उसकी बातें, उसकी गालियां, उसकी मार पिटाई का ढंग, वाह क्या अलग था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने 4 बालिश्त के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा। इतने बड़े सिर में नारियल किसी आंखों वाला बंदरिये के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं बल्कि सिर से किया करता। जब सांड की भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, तो उस दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से आ करके चिल्लाने लगते, और हमें डर लगने लगता कि कहीं किसी की छाती की पसली न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? रेल बम्बा। क्योंकि वह रेल के इंजन की भांति भयंकर था। ठीक है, तब रेलवे कोयले की हुआ करती थी, और कोयला
कोयले का रेल का इंजन काले रंग का था और भग 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 करता करता जाता था। इसी प्रकार ओमा भी जब झगड़ा करता तब अपने सर को दूसरे की छाती में घुसेड़ देता था, मार देता था, इसलिए रेल मुंबा नाम दे दिया। उनके स्कूल में मास्टर प्रीतम चंद ऐसे शिक्षक, देखिए ये सारे सरकारी स्कूल हुआ करते, ठीक है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं थे, फीस वाले स्कूल नहीं थे, सरकारी स्कूल थे। तो सरकारी स्कूल के मास्टर एकदम स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। तब तो उनके स्कूल में एक शिक्षक थे मास्टर प्रीतम चंद, हम तो बहुत बढ़िया है प्रीतम चंद, और वे थे पीटी मास्टर थे। अब पीटी टीचर तो अनुशासन प्रिय होते, बड़े स्ट्रिक्ट होते। छात्रों को अनुशासन में बनाए रखने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे, खाल खींचने तक की हद तक भी जा सकते थे। प्रार्थना सभा में जब छात्र सीधी पंक्ति में खड़े होते हैं तो जरा सा भी हिले तो लपक कर जाते और सीधा सटाक से वार कर देते। उनके जैसा सख्त अध्यापक लेखक कहते हैं आज तक हमने कभी नहीं देखा। सभी छात्र उनके नाम से थर 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 कांपते थे। यदि कोई छात्र गलती से भी अनुशासन भंग करता तो गया काम से, बस खाल खींचने के मुहावरे को वे प्रत्यक्ष करके दिखा देते थे। मास्टर प्रीतम चंद का दिखावा कैसा था? ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ भी भयभीत करने वाला हुआ करता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती थी, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते हैं। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते ठक 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 आवाज भी आती और खुरियों और कीलों के निशान भी वहां दिखाई देते थे, पड़ जाते थे। ऐसा भारी बूट देखकर हमें यह लगता कि इनके टखने में कहीं दर्द नहीं होता। लेकिन ये पीटी मास्टर जितने स्ट्रिक्ट थे, जितने अनुशासन प्रिय थे, उतने अच्छे भी लगते थे। क्यों? क्योंकि कड़ा स्वभाव बच्चों के लिए अरुचिकर तो था, किंतु कभी कभी स्काउट की परेड के दौरान जब बच्चे हाथ में नीली पीली झंडियां पकड़कर पीटी मास्टर 1 2 3 1 2 3 कहते और झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो विद्यार्थियों को अच्छा लगता था। गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए, खादी वर्दी और पॉलिश किए हुए बूट पहनकर कदम से कदम मिलाकर चलते और कोई गलती न होने पर पीटी मास्टर उन्हें शाबाश कहते। तब उनकी शाबाशी बच्चों के लिए अन्य सभी अध्यापकों से मिली साल भर की शाबाशी से कई गुना, जैसे गुड्डो, गुड का बहुवचन गुड्डो लेखक ने लिखा है, ठीक है, GOOD, गुड का बहुवचन गुड्डो लिखा है लेखक ने। साल भर की गुड्डो से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण थी उनकी शाबाशी। मानो ऐसा लगता है कि कोई तमगा जीत लिया, कोई मेडल जीत लिया हो। तो उनके चेहरे पर मुस्कान भी तब दिखाई देती थी और हमें तो ये शाबाश सुनकर चमत्कार जैसा लगता था। और उनसे शाबाशी पाना लेखक को फौज में मिले तमगों से कहीं बड़ी उपलब्धि महसूस होती थी। पीटी मास्टर के इशारे पर जब चलते थे तो ऐसा लगता था मानो सचमुच हम फौजी जवान हो गए। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट दाएं बाएं इस प्रकार वे करवाते थे। यही वह समय था जब उन्हें विद्यालय जाना अच्छा लगता था। अब कुछ तो अच्छाई होती है, बचपन में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन खेलना कूदना तो अच्छा लगता है। और कभी कभी ये पीटी करना, ठीक है, पीटी की ट्रेनिंग लेना, स्काउट एंड गाइड की परेड करना, ये सब बहुत बढ़िया लगता है। हेडमास्टर शर्मा जी वहां के हेडमास्टर प्रिंसिपल थे। वे बहुत ही शांत प्रकृति के थे और छात्रों के मददगार थे, बहुत हेल्पफुल थे। हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी मास्टर प्रीतम चंद से बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। मारना तो दूर, वे कभी छात्रों के सामने ऊंची आवाज से भी नहीं बोलते थे। कभी किसी बात पर गुस्सा आता तो हल्की सी मीठी एक चपत लगा देते या अपनी पलके जल्दी जल्दी झपका कर देखते थे। गुस्सा दिखाने का उनका यही तरीका था जो छात्रों को बहुत अच्छा लगता था। यदि कोई अन्य अध्यापक छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करे तो हेडमास्टर शर्मा जी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे।
वे अध्यापक को डांटते थे। अब ऐसे हेडमास्टर तो स्वाभाविक बात है भाई, अच्छा ही लगता है ना, आपको भी अच्छा लगता होगा। अब लेखक ये कहते हैं कि मैं कैसे आगे पढ़ा, वरना तो मैं आगे पढ़ाई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। लेखक कहते हैं कि स्कूल के हेडमास्टर किसी अमीर लड़के के यहाँ पढ़ाने के लिए जाया करते थे, तो उनकी पुरानी किताबें लाकर लेखक को दे देते थे। तो लेखक की पढ़ाई तीसरी चौथी कक्षा पास करके ही समाप्त वरना तो हो जाती, लेकिन आगे बढ़ सकी। उनका पढ़ना इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि साल भर का बमुश्किल 1-2 रुपये खर्च जो करना था, वो भी रकम भी मिलना मुश्किल था घर में से। लेखक को इतनी ये सब पुरानी किताबें और नई कॉपियों से एक अजीब सी गंध आती थी, जो उनके बाल मन को उदास कर देती थी। उन्हें कभी नई कक्षा में जाने का उत्साह महसूस नहीं हुआ, बल्कि मन भयभीत होने लगता था कि जो अध्यापक पहले पढ़ाते थे उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो बच्चा बड़ा हो गया। ठीक है, जो नए अध्यापक आएंगे उनका स्वभाव न जाने कैसा होगा। ये सोचकर लेखक कहते हैं कि मेरा मन घबराता है। स्वाभाविक है, सीधी सी बात है। हालांकि आजकल के बच्चों को तो उत्साह होता है, खुशी होती है कि मैं तीसरी कक्षा पास करके चौथी में गया, चौथी पास करके पांचवी में गया। ठीक है, क्योंकि आजकल इतने स्ट्रिक्ट मास्टर नहीं होते, इतने शिक्षक स्ट्रिक्ट नहीं होते, कड़क नहीं होते, अनुशासन पर जरूर होते हैं लेकिन मारते नहीं हैं। लेखक का ये बचपन का समय था सन 1923 के आसपास का, जो दूसरे विश्व युद्ध का समय था। अब तब नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाई किनाल में ही उनका देहांत हो गया, और इसीलिए देशी रियासत में अंग्रेजों की ही चलती थी। अब दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी अफसर नौजवानों को फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित करते थे, और उनको आकर्षित करने के लिए वे नौटंकी करते थे। गली मोहल्लों में नौटंकी करके सबको गीतों से समझाते थे, गीतों के माध्यम से समझाते थे कि फौजी जीवन की शान शौकत और सुख सुविधा क्या होती है, इसका वर्णन करते थे। कुछ नौजवान इन बातों से खुश होकर फौज में भर्ती होने के लिए तैयार भी हो जाते थे, और लेखक कहते हैं कि उनके कुछ साथियों को तो स्कूल में धुली खाकी वर्दी या पॉलिश किए हुए जूते पहनकर ही फौजी जवान होने का एहसास होता था। लेखक ने यहाँ पर वो जो गीत गाते थे उनकी कुछ लाइनें भी यहाँ दी हैं कि भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे पहने से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे। ऐसे गीत नौटंकी में गा गा कर लोगों को आकर्षित करते थे। तब लेखक का भी मन होता था कि हम भी फौज में भर्ती हो जाएं, लेकिन उम्र छोटी थी। अब लेखक फिर से मास्टर प्रीतम चंद की बात को लेकर आ रहे हैं। वहां प्रीतम चंद का परिचय तो दे दिया। अब क्या हुआ उनके स्कूल में कि मास्टर प्रीतम चंद जो सख्त स्वभाव के थे, लेखक जब चौथी कक्षा में पढ़ते थे तब वे फारसी पढ़ाने आया करते थे। अब उनको पीटी के अलावा फारसी का विषय भी दे दिया, तो फारसी पढ़ाने आया करते थे। अभी एक ही हफ्ता भी नहीं हुआ था, उन्होंने कुछ शब्द रूप याद करने के लिए दिया। जब याद किए शब्द सुनाने का वक्त आया तो कोई भी बच्चा सुना नहीं सका। अब देखो दोस्तों, हम भी बचपन में पढ़ते थे ना, तब पहाड़े याद करने के लिए देते थे, आपको भी देते होंगे आपके स्कूल टीचर, और पहाड़े याद करने पड़ते हैं, फिर आपको बोलने पड़ते हैं या तो लिखने पड़ते हैं, और ये जो सारी बातें हैं वो हमारे हित के लिए ही जो तो होती हैं। लेकिन क्या करें, एक साथ जो कठिन शब्द रूप होते हैं फारसी के, वो याद रखना मुश्किल है। तो लेखक कहते हैं कि हम तो याद नहीं रख पाए, कोई भी बच्चा ठीक से सुना नहीं पाया। वे गुर्राएं और सबको मुर्गा बनाकर पीठ ऊंची करके खड़ा होने को कहा। यह बर्बरता हेडमास्टर शर्मा जी ने देखी और वे इसे सह नहीं सके, क्योंकि हेडमास्टर शर्मा तो पनिशमेंट करने के विरोधी थे। वे उत्तेजित होकर बोले। उन्होंने मास्टर प्रीतम चंद को गुस्से में कहा, व्हाट आर यू डूइंग? इज इट द वे टू पनिशमेंट द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास?
स्टॉप इट एट वंस। लेखक को तब अंग्रेजी तो नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि तब तो अंग्रेजी 5वीं कक्षा से पढ़ाई जाती थी। अब ये लेखक तो 4थी कक्षा में थे, लेकिन 7वीं 8वीं श्रेणी में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उन्होंने ये बात सुनी थी। तो उन्होंने ये बताया कि मास्टर प्रीतम चंद को हेडमास्टर शर्मा जी ने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा कि क्या करते हैं, क्या 4थी श्रेणी को सजा देने का ये ढंग है, इसे फौरन बंद कर दो। फिर हेडमास्टर ने पीटी मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल से मुअत्तल कर दिया, मतलब स्कूल से निलंबित कर दिया, निकाल दिया। अब ये घटना लेखक के जीवन में घटी, मतलब लेखक ने ये घटना देखी, तब उनको लेखक का मन भी ताज्जुब से भर गया कि अब पीटी मास्टर प्रीतम चंद क्यों नहीं दिखाई दिए। कुछ समय हुआ, दूसरों के मुंह से सुना कि हेड मास्टर ने पीटी मास्टर प्रीतम चंद को मुअत्तल कर दिया है, मतलब स्कूल से निकाल दिया है। मुअत्तल होने के बाद भी पीटी मास्टर अपने छोटे से किराए के कमरे में आराम से रहते थे। उन्होंने एक पिंजरा रखा हुआ था और उसमें बंद तोते को वे बड़े प्यार से छिल छिल कर बादाम खिलाया करते थे। उनका यह रूप देखकर बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ। अब लेखक कुछ बड़े बच्चों के साथ जाते थे। क्यों? क्योंकि वे बड़े बच्चे पीटी मास्टर प्रीतम चंद के संपर्क में थे। तो लेखक ने भी पीटी मास्टर प्रीतम चंद का ये नया रूप देखा कि उस समय लेखक को ये लगा कि इन तोतों को उनकी बुरी आंखों से डर नहीं लगता होगा। उस समय लेखक और उनके मित्रों को यह बातें समझ नहीं आती थी, क्योंकि बचपना था। उन्हें तो यह चमत्कार लगा कि एक व्यक्ति जो बच्चों के साथ इतना सख्त हो सकता है, वह अपने तोतों के साथ इतना नरम भी कैसे हो सकता है। यह सब उन्हें अलौकिक सा प्रतीत हुआ। दोस्तों, सपनों के से दिन में यहाँ तक पाठ रखा गया है। लेखक की जो यादें हैं वो यहाँ तक रखी गई है। हालांकि इसके आगे और भी काफी हैं, क्योंकि उनकी आत्मकथा का एक अंश है। कभी मौका मिले आप जरूर पढ़िए। धन्यवाद।